नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एम्स नॉर्सेट की तैयारी काफ़ी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। एम्स नॉर्सेट की एग्ज़ाम डेट अभी कंफर्म हो चुकी है, 3 जून को इसका एग्ज़ाम है। और वैकेंसी कब आउट होगी आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। जैसे ही वैकेंसी आउट होगी सबसे पहले आपको अपडेट दे दिया जाएगा हमारे नर्सिंग स्कूल में। ठीक है। एम्स नॉर्सेट की क्लास 3 लेकर आज के लिए आ चुकी हूँ मैं लेके। एंड पहले की जो 2 क्लास है, क्लास 1 एंड 2, आपको मिल जाएगी, चैनल पे विजिट कर लेना। ठीक है, अपलोड हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो है एथिक्स एंड टाइप्स ऑफ लॉ, जो कि आपके एम्स नॉर्सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्स नॉर्सेट में, एथिक्स एंड लॉ। आज मैं आपको एथिक्स एंड टाइप्स ऑफ लॉ पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको मैं विद एग्जाम्पल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम। जैसे कि पहला टॉपिक आपको दिख ही रहा है, एथिक्स। एथिक्स के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दे रखा है। दे आर द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियंस। तो एथिक्स जो है ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जिसका कंसर्न जो डिस्टिंक्ट होता है बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे उससे कंसर्न करता है एथिक्स, जो कि फिलॉसफी की ब्रांच है। और ये किसके बेसिस पे करते हैं राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस? ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली बेसिस ऑफ ओपिनियंस। ओनली ओपिनियंस के बेसिस पे ही नहीं इसे डिफरेंट किया जाता है। बॉडी ऑफ नॉलेज जो है उसके बेसिस पे ही राइट एंड रॉन्ग का डिस्टिंक्शन किया जाता है। अब यहाँ हम मोरल के बारे में पढ़ लेते हैं कि मोरल का मतलब क्या होता है। बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद कस्टम और ट्रेडिशंस। कस्टम एंड ट्रेडिशंस के अकॉर्डेंस में जो बिहेव किया जाता है उस टर्म को हम बोलते हैं मोरल्स, यूजुअली रिफ्लेक्टिंग दी पर्सनल और रिलीजियस बिलीव्स। मोरल्स जो हैं वो यूजुअली पर्सनल और रिलीजियस बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है आपका एथिकल प्रिंसिपल्स। अब यहाँ एथिकल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? द कोड्स दैट डायरेक्ट गवर्न द नर्सिंग एक्शंस। यानी कि कोड ऑफ एथिक प्रिंसिपल्स कुछ कोड्स होते हैं जो नर्सिंग के हर एक एक्शन को गवर्न करता है। यानी कि जो नर्सिस का हर एक एक्शन होता है उसमें जो गवर्नेंस होती है वो कोड्स डायरेक्ट करता है एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब कुछ एथिकल प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे और साथ में उनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा एथिकल प्रिंसिपल आता है वो आता है ऑटोनॉमी। व्हाट इज ऑटोनॉमी? रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। दिस इज द रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स राइट टू द सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इसी के साथ एग्जाम्पल्स का देख लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इसका मतलब। एग्जाम्पल है, once a patient is transferred to post of care, they may need an adjustment to their pain medication, treatment plan and other necessities to help with their comfort, and nurses can provide this kind of support without having to consult with the doctor and making life easier for the both doctor and the patients. ऑटोनॉमी एक रिस्पेक्ट होती है पेशेंट के या किसी इंडिविजुअल के खुद के राइट टू डिटर्मिनेशन के लिए। जो पेशेंट खुद अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन करता है उसकी रिस्पेक्ट होती है ऑटोनॉमी। ठीक है, अगर पेशेंट को, एग्जांपल है, पेशेंट को पोस्ट ऑफ केयर हम यूनिट में हमने ट्रांसफ़र किया है, तो अब क्या है, यहाँ पे पेन मेडिकेशन की एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिकॉज पेशेंट को पेन है तो हम पेन को नेग्लिजेंस या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना होगा, हमें उसको मेडिकेशन देनी होगी, जो कि हमारे ये एक राइट है। ठीक है, मेडिकेशन देना ये भी एक राइट है, ये एक रिस्पेक्ट है पेशेंट की ऑटोनॉमी की। ठीक है, जिससे कि हम पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट हैविंग टू कंसल्ट विद डॉक्टर्स एंड मेकिंग लाइफ ईजियर फॉर बोथ द डॉक्टर एंड द पेशेंट्स। एंड नेक्स्ट आपका जो है वो है नॉन मेलेफिशेंस। नॉन मेलेफिशेंस में क्या होता है? द ऑब्लिगेशन टू डू एंड कॉज नो हार्म टू द अनदर। यानी कि नॉन मेलिफिकेशन का मतलब होता है टू अवॉइड कॉजिंग हार्म्स। यानी कि किसी पेशेंट को हार्म करने से भी हमें अवॉइड करना है। ठीक है, पेशेंट को हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो, वो भी हमें अवॉइड करना है, तो वो कैटेगरी आती है नॉन मेलिफिकेंस। एग्जाम के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है या एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है और आपको बताना होता है।
एग्जाम्पल के लिए है परफॉर्म द मल्टीपल चेक्स टू अवॉइड मेडिकेशन एरर इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैलिफिशेंस। अब हमें हार्म को प्रिवेंट करना है तो मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए मल्टीपल चेक्स करने होंगे हमें, ताकि पेशेंट का मेडिकेशन एरर ना हो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैलिफिशेंस। सो नेक्स्ट है बेनिफिशेंस। अब बेनिफिशियंट जो टर्म है, द ड्यूटी टू डू गुड to others and to maintain a balance between the benefits and harms. Paternalism is the undesirable outcome of beneficence, in which the healthcare provider decides that what is the best for the client and encourages the client to act against his own choices. So beneficence जो है एक ऐसा प्रिंसिपल है, एथिकल प्रिंसिपल, जो कि गुड प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है? गुड, यानी कि अच्छाई को बढ़ावा देना। ये हिंदी में मैं आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज समझा रही हूँ। किसी भी अच्छे काम को बढ़ावा देना या उसमें इंक्रीजमेंट लाना, ठीक है, किसी भी अच्छे काम को करना, वो ही बेनिफिशेंस होता है। और पेशेंट के लिए जो अच्छे काम करना है जिसमें बेनिफिट एंड हार्म का बैलेंस हो, ठीक है, दूसरों के लिए अच्छा करना, ठीक है, उसे बोलेंगे बेनिफिशेंस। जैसे कि इसका एग्जांपल है टेकिंग द पेशेंट आउटसाइड फॉर द फ्रेश एयर इन द इज द एग्जांपल ऑफ बेनिफिशेंस। तो पेशेंट को हमें फ्रेश एयर में लेके जाना है। फ्रेश एयर जो है पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी है, तो ये अच्छी है तो हमने पेशेंट के लिए अच्छा काम करा है, जो कि एक बेनिफिशेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बट यहाँ पे फिर भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। पहला ऑप्शन है जस्टिस, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड टास्क डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच क्लाइंट शुड बी केयर्ड फॉर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बराबर बराबर बांटना। ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें बेनिफिट्स। यानी कि अगर हम पेशेंट को, हमारे पास 4 पेशेंट अलाउटेड है, ठीक है, हमें 4 पेशेंट असाइनमेंट दिया गया है, तो चारों पेशेंट को हमें इक्वल केयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नहीं कि हम पार्शियलिटी दिखा रहे हैं किसी के साथ और किसी के साथ अच्छा केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है जस्टिस का नर्सिंग में कि हमें इम्पार्शियल रहना है पेशेंट के साथ, पार्शियलिटी शो नहीं करनी है किसी भी पेशेंट में, जो कि एक जस्टिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका वेरासिटी। वेरासिटी जो है ऑब्लिगेशन टू द टेल द ट्रूथ, यानी कि सच बोलना है। अगर आपने जो भी किया है उसके लिए सच बोलना है, या आपसे कुछ पूछा जाता है तो भी सच बोलना है। किसी मेडिसिन का क्या एक्शन होगा उसके बारे में भी सच बोलना है, कभी भी फॉल्स रीएश्योरेंस नहीं देना है। तो ये टर्म होता है वेरासिटी, टेल द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ इज मीनिंग ऑफ वेरासिटी, नेवर लाई टू द पेशेंट, गिव देम नोइंगली, यानी कि जानबूझकर, पता होने के बाद भी गलत रीएश्योरेंस पेशेंट को देना कभी भी नहीं देना है ऐसा, ठीक है। जानते हुए भी उसके बारे में गलत कोई एश्योरेंस देना है पेशेंट को, वो एक झूठ होता है। जैसे कि पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई है, ठीक है, एंड कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई है और उसने आपसे पूछा है पेशेंट ने कि इस मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो नर्स की प्रैक्टिसिंग जो है वेरासिटी होनी चाहिए, यानी कि ऑनेस्ट होनी चाहिए। जो मेडिकेशन के अबाउट साइड इफेक्ट्स हैं और जो भी एक्सपेक्टेड हैं विद कीमोथेरेपी, वो आपको बताने हैं, ना कि आपको उसको नोइंगली फॉल्स इंश्योरेंस देना है, ठीक है। तो tell the truth is the term of veracity, which is the example of ethical principle. So the next is fidelity. Fidelity, the duty to do what one has promised, यानी कि एक ड्यूटी है कि आपने किसी से क्या प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल करना आपकी ड्यूटी है। दिस इज द फिडेलिटी। फिडेलिटी जो है एक करा हुआ जो प्रॉमिस है, आपने जो प्रॉमिस किया था उसकी जो ड्यूटी है वो आपको निभानी पड़ेगी। आपने जो वादा किया है, गाना तो सुना ही होगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दिस इज द टर्म ऑफ फिडेलिटी, ठीक है। तो थोड़ा मैंने आपको गाने के साथ समझा दिया है आज फिडेलिटी का मतलब क्या होता है। मैं समझ गई हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा फिडेलिटी का मतलब, ठीक है। अब अगर नर्स ने अपने पेशेंट को बोला है कि आप 30 मिनट्स में वापस आने वाले हैं, अगर आपने पेशेंट को बोला है कि आप 30 मिनट्स में वापस आएंगे, पेन मेडिकेशन देने के बाद आपने बोला है पेशेंट को कि ये पेन की मेडिकेशन है, आप खा लो, और उसके 30 मिनट्स बाद मैं आपको फिर से रीचेक करने आऊँगी आपका पेन का लेवल कितना है, ठीक है।
तो क्या करना है, या तो आपको 30 मिनट्स में एकदम करेक्ट 30 मिनट्स में वापस आना है, या आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट करनी है, यानी कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और बोलना है कि आप जाके ये काम कर कर आओ, बट ये काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फिडेलिटी, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लॉ, ठीक है। टाइप्स ऑफ लॉ, अब इसमें कितने टाइप्स के लॉ हैं? लॉ तो काफ़ी टाइप्स के हैं, बट जो हमारे नर्सिंग में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के ओवरव्यू से देखे जाए तो ये 4 लॉज हैं जो आपको पढ़ने हैं अभी, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो कंसर्न करता है विद इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट अमंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि किसी 2 इंडिविजुअल के बीच में, ये कोई ऑफिशियल नहीं हो सकता, कोई गवर्नमेंट इंडिविजुअल नहीं है, ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल जिनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा सकती हूँ, जैसे मान लेते हैं किसी ए ने बी को बोला, ए ने बोला बी से कि मैं 50 लाख में आपको अपना घर दूंगा, और बी ने एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है। तो ये आपस का एग्रीमेंट है कि ए ने बोला 50 लाख और बी ने एग्री कर लिया है, बी ने बोला 50 लाख देके मैं ये घर खरीद लूंगी। तो ये इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ठीक है। ये इन्फोर्समेंट है एग्रीमेंट अमंग द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सो नेक्स्ट है आपका सिविल लॉ। Civil law is concerned with relationship with person and the protection of person's right. Violation may cause harm to the individual or properties, but no grave threat to society exists. यानी कि civil law जो है concern होता है with conduct what causes harm to the individual or other private entities such as company. Civil law किससे concern होता है? Private entities, individuals, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है defamation including the libel, slander, breach of contract, negligence causing negligence। आपका जो नेग्लिजेंस होता है वो भी सिविल लॉ के अंडर में आता है, जैसे किसी पेशेंट को हार्म हो गया है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, कोई किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है आपने, या किसी के बारे में गलत बोला है, तो ये सिविल लॉ के अंडर में आते हैं, ठीक है, जिसमें आप किसी इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी को हार्म करने की कोशिश करते हो या करते हो हार्म। नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। किसी इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो आपको कंसर्न करता है विद क्रिमिनल लॉ, विद एक्ट दैट थ्रेटन द सोसाइटी इन ऑर्डर एंड क्राइम द ऑफेंसिव अगेंस्ट सोसाइटी दैट वायलेट द लॉ एंड डिफाइंड एज द मिसडिमिनर्स एंड फेलोनीज। मिसडिमिनर्स इज अ लेस सीरियस नेचर एंड फेलोनीज जो है सीरियस नेचर का होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक केस बताती हूँ जो कि अब आज से कुछ साल पहले का है और जो कि ये फॉरेन कंट्री का है। जैसे कि नर्सिस चार्ल्स क्यूलन एडमिटेड टू किलिंग अप टू 40 पेशेंट थ्रू आउट हिज कैरियर। एक नर्स चार्ल्स क्यूलन थी जिसने अपने कैरियर में 40 पेशेंट को किल किया था। थ्रू द एविडेंस शोज ही मे हैव किल्ड और अटेम्प्टेड टू किल मैनी मोर, सो ही एडमिटेड टू पर्पसफुली। अब उसने क्या करा, पर्पसफुली यानी कि जानबूझकर उसने लीथल ड्रग जो कि जानलेवा, लीथल ड्रग्स यानी कि जानलेवा, ठीक है, जो जान ले सकती है, ठीक है, डेंजरस तो लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, इंजेक्टिंग द लीथल ड्रग्स इनटू द वेरियस पेशेंट इन ऑर्डर टू कॉज देयर डेथ। उसने काफी सारे पेशेंट्स में लीथल ड्रग्स को इंजेक्ट किया ताकि उनकी डेथ हो जाए। सम वर एल्डरली, कुछ एल्डरली थे, कुछ क्रिटिकल इल थे, बट अदर्स वर यंग, बट कुछ थे उसमें से यंग, एंड कुछ ऐसे थे जो डिस्चार्ज होने वाले थे। एंड ही इज करेंटली सर्विंग 18 कॉन्सिक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस इन द प्रिजन। अब वो अभी तक वो जेल में है क्योंकि उसने मल्टीपल मर्डर्स किए हैं और अभी तक वो जेल में सजा काट रही है। तो ये था क्रिमिनल लॉ जिसमें आपने पेशेंट को पर्पसफुली किल किया, या ऐसा भी हो सकता है आप हॉस्पिटल से कुछ सामान चोरी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ड्रग्स हो गई, ठीक है, ड्रग्स हैं, मेडिकेशन, ड्रग मेडिकेशंस एंड आर्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्रिमिनल लॉ के अंडर में आते हैं। इसी के साथ टॉर्ट लॉ। टॉर्ट लॉ जो है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है other than a breach in contract in which the law allows the injured person to seek damages from a person who caused the injury। जैसे कि एक इंडिविजुअल है जो रॉन्गफुली हार्म करता है किसी इंडिविजुअल को, जिसे हम बोलते हैं टॉर्ट। अब इंजरी जो है पर्सन को हो सकती है, किसी की रेपुटेशन या किसी की प्रॉपर्टी को हो सकती है। जो इंजर्ड पार्टी है
उसे हम बोलते हैं प्लांटिव। कैन सीक द मनी फ्रॉम डैमेजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, कॉल द डिफेंडेंट। एंड टॉर्ट्स आर इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल। टॉर्ट्स कुछ इंटेंशनल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन इंटेंशनल भी हो सकते हैं, कुछ जानबूझकर करते हैं, कुछ नज़रअंदाज में लापरवाही से हो जाते हैं। तो ये थे 4 टाइप के लॉ जो कि नर्सिंग में यूज़ होते हैं एंड एग्जाम में आते हैं। एम्स नॉर्सट की क्लास 3 कंप्लीट हो चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, जो विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई है। MCQs इससे काफ़ी आते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।